2024 के आम चुनाव से पहले वो कौन सी चीज है जो मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक कर पाएगी? क्या वो मोदी की छवि है, तो मोदी को लेकर के कि हमें मोदी को किसी भी हाल में रोकना है? क्या वो चीज है? क्या वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर हो रहा है? ये दोनों ही चीज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें विपक्ष अलग अलग सुर में बात कर रहा है। क्या वो भ्रष्टाचार के और मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी नेता एकजुट हो सकते हैं? केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है जिसको लेकर के बहुत सारे विपक्षी दल बोलते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे के खिलाफ भी बोलने लगते हैं। यानी कि अगर कोई विपक्षी एजेंसी, अगर ये जो केंद्र की एजेंसी है विपक्ष के किसी नेता को पकड़ती है, तो विपक्ष के ही एक किसी और दल से आप आवाज सुनेंगे कि ठीक किया, तो वो एक मत नहीं है। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो कि सबको एक साथ ला सकती है? और क्या वो चीज जातिगत जनगणना हो सकती है? यह मुद्दा अब तेज हो गया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 में जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष को एक कर पाए? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री को लिखी हुई चिट्ठी के बाद यह मुद्दा गर्मा गया। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि 2021 में नियमित 10 वर्षीय जनगणना की जानी थी, लेकिन यह नहीं हो पाया। हम मांग करते हैं, मैं चिट्ठी कोट कर रहा हूं, हम मांग करते हैं कि इसे तत्काल किया जाए और व्यापक जातिगत जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए। वो कहते हैं कि मुझे आशंका है कि जातिगत जनगणना के अभाव में सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए डेटा अधूरा है, अनकोट। ये उनकी चिट्ठी। इसके ठीक पहले कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में जातिगत जनगणना की मांग का मुद्दा उठाया। और आप ये जान लीजिए, ये वही कोलार है जहां राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर के एक टिप्पणी की, जिसके बाद उनका कन्विक्शन हो गया और डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। और बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी ओबीसी के खिलाफ है। तो राहुल गांधी ने भी यह तय किया कि उसी कोलार में जाकर के ओबीसीज के लिए वो आवाज उठाएंगे और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा देंगे। आइए सुनते हैं। आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत कांग्रेस की इस मांग के साथ खड़े हो गए। आप जानते हैं इससे पहले भी लगातार वो इस बारे में बात करते आए हैं। उनका जो दल है, घटक दल आरजेडी, वो भी लगातार इसकी मांग कर रहा है। उनकी सरकार पहले ही बिहार में जातिगत जनगणना शुरू करवा चुकी है अपने स्तर पर, राज्य स्तर पर। रविवार को इस जातिगत जनगणना का दूसरा दौर शुरू हो गया, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पूरा कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार की सहयोगी आरजेडी की दलील है कि जातिगत जनगणना के बाद अलग अलग जातियों की हिस्सेदारी तय होगी। आरक्षण पर 50% की सीलिंग हटाने की आरजेडी ने भी मांग की। जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग किए ही थे ना। आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर न कहते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी, उसको तो नहीं किया गया, चालू नहीं किया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया, जारी नहीं किया गया। उसके बारे में ये पता चला कि ठीक नहीं हुआ था, तो उसके बाद तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई कि इसको ठीक से करिए, और उसके लिए मांग करने गए। आप बताइए, बिहार का तो ऑल पार्टी, आप ही बताइए, कोई एक पार्टी थी, सारी पार्टियां का एक व्यू। और आप बोलिए, हम लोगों का 19 में हाउस में यही थे जब उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे, या दोनों हाउस में, विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह से पारित करते थे हम लोग कि होना चाहिए, सर्वसम्मति से होता था। तो हम लोग तो उसके पक्ष में नहीं जी। तो उसके बाद जब वहां से हो गया कि ठीक है हम लोग तो नहीं करेंगे, आप लोगों को करना है करिए, तो उसी के आधार पर ऑल पार्टी मीटिंग करके न किए हैं।
और वही मीटिंग करके जो तय हुआ है और उसी के आधार पर अभी चल रहा है। आप जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए। तो विपक्षी दल जो कि अगर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो या फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात हो या और कोई भी मुद्दा हो, उसमें एक दूसरे से भले ही लड़ते हुए दिखें, लेकिन जातिगत जनगणना पर आम आदमी पार्टी, एनसीपी समेत अब कई और दल इस मांग को लेकर मुखर हो गए। इस मांग के पीछे वजह क्या है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल अभी आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके तहत ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण हासिल है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है। संसद ने 2019 में संविधान में संशोधन करके यह आरक्षण दिया था, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। कायदे से यह आरक्षण देश की आबादी में इन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए, यही दलील दी जा रही है। लेकिन क्या ऐसा है? इस पर अगर नजर डालें तो पता चलेगा कि ओबीसी और उसमें शामिल अलग अलग ग्रुप का आरक्षण आबादी के उसके अनुपात के हिसाब से शायद नहीं है। इसके लिए जातिगत आधार पर जनगणना जरूरी है। अब यह कब हुआ था आखिरी बार, हम जानते हैं अभी तक तो हुआ नहीं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आखिरी बार जातिगत जनगणना इस देश में आजादी से पहले हुआ था, सन 1931 में। 1931 में देश की जनगणना में ओबीसी की जनसंख्या 52% थी, 52%, और तब से लेकर अब तक काफी बदलाव भी हो चुका है। लेकिन अभी तक जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई। वैसे मंडल कमीशन ने भी ओबीसी की आबादी 52% के करीब होने का अनुमान लगाया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर, जिसको आप ये कह सकें कि ये सरकारी डेटा है जिसके आधार पर आप ओबीसी बोल सकते हैं, वो अभी भी हमारे पास नहीं है। और ओबीसी में भी कौन सी जाति कितनी है ये जानकारी हमको नहीं है। तो फिर एक सवाल यही उठता है कि आप किस तरीके से इन जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्कीम्स लॉन्च करेंगे, किस आधार पर आप कर रहे हैं जब आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं। 2011 में जातिगत आधार पर भी जनगणना की गई, लेकिन इसे सरकार ने यह कहते हुए जारी नहीं किया कि इसमें बहुत गड़बड़ियां हैं। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में अनुसूचित जाति की आबादी 16.6% थी, अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6% थी और ओबीसी का आंकड़ा तो जारी ही नहीं हुआ। और यह आंकड़ा हमारे पास वही 1931 वाला है, यानी कि 52%। तो क्या तब से लेकर के अब तक ओबीसी की संख्या कम या ज्यादा नहीं हुई है? और यह जानना जरूरी नहीं है। देश में पहली बार जनगणना आबादी से काफी पहले, जो आजादी है माफ कीजिएगा, उससे काफी पहले आबादी की जनगणना हुई थी 1881। तब से ये हर 10 साल में की जाती। आखिरी जनगणना जो है वो 2011 में हुई थी और 2021 में अब अगली वाली होनी चाहिए थी। लेकिन जनगणना अभी तक शुरू भी नहीं हुई है और यह कहा गया है कि इसलिए शुरू नहीं हुई क्योंकि बीच में कोविड आ गया। लेकिन जनगणना तो करनी है, बाकी सारी चीजें भी हो रही हैं, जीवन चल रहा है, लाइफ मस्ट गो ऑन। तो फिर ये गो ऑन क्यों नहीं हो रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें जल्द से जल्द ये जनगणना कराने की मांग की गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी 2021 की जनगणना में ओबीसी की आबादी का आंकड़ा जुटाने के लिए केंद्र सरकार से अपील कर चुका है। जातिगत जनगणना का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गया और इस सिलसिले में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा जारी किया। उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं हो सकता कास्ट सेंसस, तो जातिगत जनगणना का विरोध केंद्र सरकार ने कर दिया। अब क्या बोला उस हलफनामे में, आइए आपको वो बताते हैं। 2021 की जनगणना में ओबीसी का आंकड़ा शामिल ना किया जाए, यह सरकार कहती है। जातिगत जनगणना से ओबीसी को बाहर रखना सरकार का एक सुविचारित नीतिगत फैसला है, यह सरकार कोर्ट में कह चुकी है। सुविचारित। ओबीसी की जनगणना करना प्रशासनिक तौर पर मुश्किल और जटिल है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सरकार कहती है 2011 की जनगणना में कई गलतियां थीं,
ओबीसी पर आंकड़ा जमा करने के लिए जनगणना आदर्श तरीका नहीं है। उनका यह कहना है कि ये आइडियल तरीका नहीं है, आपको ओबीसी के बारे में और तरीके से भी पता चल सकता है। तो सरकार से सवाल है कि वो क्या और तरीके हैं, कैसे पता चलेगा, और अगर ऐसा कोई तरीका है तो उसका डेटा कहां है। ऐसे में सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि यह सर्वेक्षण ठीक तरीका अगर नहीं है तो ठीक तरीका क्या है, आप वो बता दीजिए। क्योंकि डिजिटल इंडिया के इस युग में जब आधार का आंकड़ा सब जानते हैं, आधार की सीडिंग गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, पेनिट्रेशन पूरे गांव देश भर में पहुंच चुका है, जनगणना उतना मुश्किल क्यों हो रहा है जितना 2011 में था। वैसे सरकार संसद में भी इस मुद्दे पर जवाब दे चुकी है। 10 मार्च 2021 को राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में कहा था कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने यह बताया है कि इस मौके पर जातिगत जनगणना का आंकड़ा जो है वो जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं। आजादी के बाद केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा कोई और जातिगत जनगणना न कराने की नीतिगत फैसला ये लिया है, जैसे कि हमने आपको हलफनामे में भी बताया जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था। लेकिन आजादी के बाद से तो समय काफी बदल चुका है। अब फिर यह मांग तेज हो रही है। समाज के वंचित वर्गों के बीच संसाधनों का उचित बंटवारा करने के लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि एक आधिकारिक आंकड़ा हो, वरना हमको कैसे पता चलेगा, तो गेस वर्क पे होगा। सरकार ये कहती है कि ये बेस्ट तरीका नहीं है, तो बेस्ट तरीका आप बता दीजिए। यही वजह है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से गोलबंदी नए सिरे से तैयार होती हुई दिख रही है। क्षेत्रीय दलों के साथ अब कांग्रेस भी ओबीसी कोटा नए सिरे से तय करने के लिए तैयार दिख रही है। वो मसला अलग है कि 2011 में जब ये हुआ था कास्ट बेस्ड सेंसस, तो सरकार यूपीए की थी, एनडीए की नहीं थी। यह आंकड़ा सामने आने के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति नए सिरे से तैयार हो सकती है। नया आंकड़ा आएगा तो यह बात सामने आएगी कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार या बीजेपी जातिगत जनगणना से बच क्यों रही है, जबकि यह तथ्य है कि ओबीसी में बीजेपी का जनाधार काफी बड़ा है। 2019 में आम चुनाव में ओबीसी के 44% ने बीजेपी को वोट दिया था। तो जब आपको जनाधार मिला है ओबीसी की तरफ से, आप उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते हैं, तो फिर यह आंकड़ा भी सामने आ जाए, आप और अच्छे से उनका धन्यवाद अदा कर पाएंगे और अच्छी अच्छी स्कीम्स लॉन्च कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं कर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अपनी इस राजनीतिक ताकत को अलग अलग गुटों में बिखरने देना नहीं चाहती और सिर्फ ओबीसी के तहत ही पहचान रखना चाहती है कि वो ओबीसी रहे, अलग अलग वो बंट ना जाए। इसी वजह से बीजेपी के कई नेता अब ये दलील दे रहे हैं कि विपक्ष हिंदू समाज को बांटने के लिए जातिगत जनगणना पर जोर दे रहा है। तो ऐसे में सन 2024 में क्या हम वही देखेंगे जो सन 89 में हुआ था? मंडल कमीशन बनाम कमंडल राजनीति, मंडल बनाम कमंडल 2.0। बहरहाल इस मामले में बीजेपी के नेता और SC/ST कमीशन के पूर्व चेयरमैन विजय सोनकर शास्त्री ने हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। हिस्सेदारी की अगर बात की जाती है जातियों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये बातें करते हैं उनको भारत के सामाजिक संरचना की ज्ञान की कमी है। थोड़ा बहुत होगा ज्ञान, मैं नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई उनको नहीं पता है। अगर भारत सरकार के गजेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में जातियों की संख्या केवल हिंदू फोल्ड में कितनी है? लगभग 6,500 जातियां हैं और 50,000 से ज्यादा उपजातियां हैं। कल्पना कीजिए, सिर्फ एक ब्राह्मण जाति में 1008 उपजाति है। 1260 से भी ज्यादा जातियां सिर्फ क्षत्रिय जाति में है, एक क्षत्रिय जाति। लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिसको कहा जाता है, अगर सिर्फ एक चमार जाति में देखा जाए तो 410 उपजातियां हैं। वाल्मीकि जाति में 623 उपजातियां हैं। इतनी तो मुझे मिली हैं, हमने देखा, इसका लिस्ट बनाया है।
और लगभग एक खटिक जाति है जिसमें 1871 उपजाति है। हम किस आधार पर किस जाति और किस उपजाति को कंपेंसेशन देंगे या उसके लिए स्पेशल पैकेज तैयार करेंगे, किस आधार पर बनाएंगे, जरा ये तो स्पष्ट करें। क्या भारत की संसद को 2-4 हजार की संख्या में बनाना चाहते हैं क्या? 6,500 जातियां हो जिस देश में, अगर एक एक जाति का रिप्रेजेंटेटिव को लाया जाए तो ये जो इनकी मनसा है, ये लोग जाति आधार पर अगर कंपेंसेशन देने की बात करते हैं या एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो कितना एडजस्टमेंट किया जाएगा? देखिए, जो संरचना बनी है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है, उसको ध्यान से ये लोग पढ़ें, इनको समझ में आ जाएगा कि कितना कठिन और जटिल ये सब समस्याएं हैं। इसको जितना आसान से, और जब अवसर आता है, चुनाव आया है, तो ये सब सारी चीजें समझ में आ रही हैं लोगों को। अगर इस पे सचमुच में सीरियस होते तो 10-20 साल 50 साल पहले बैठे होते लोग और बात कर